गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई सब? ऑडिबल और विजिबल है क्या? एक बार बता दीजिए प्लीज़। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सभी को। और सब ऑडिबल और विजिबल है क्या? एक बार बता दीजिए प्लीज़। आज हम पेपर 2 जो इन्वायरमेंटल साइंस है कोड नंबर 89 उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे, क्योंकि कल इनका इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर है। तो सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, जो पेपर देने जा रहे हैं ईवीएस का, इन्वायरमेंटल साइंस का, और सारे यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सबको, बहुत बहुत नमस्कार। और आज मैं बात करूंगा पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस के लिए, और कंप्लीट रिवीजन करेंगे 10 की 10 यूनिट का। जो आपके पेपर 2 में 10 की 10 यूनिट्स है उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे, ठीक है। उसमें मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और लास्ट टाइम ज़रूरी होता है, उन सारी चीज़ों का रिवीजन करेंगे। तो अच्छे से चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से यूनिट वाइज चलेंगे। फर्स्ट यूनिट से लेके 10 यूनिट तक फटाफट रिवीजन करते हैं। तो कोई भी बात नहीं करेंगे, सीधा हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी, क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि कल पेपर है। तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, एकाग्र हो जाइए और बिल्कुल शांति से करते हैं, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। और अच्छे से पढ़ाई करनी है। कि हमने जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक रिक्वेस्ट डाल दी उन्होंने कि भाई कुछ वजह से हम 17 जनवरी तक आपका जो क्रैश कोर्स था वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो इसके लिए कुछ डेज और बढ़ा दीजिए। तो प्लीज़, ये लास्ट टाइम हम एक डेट इसकी बढ़ा रहे हैं क्रैश कोर्स की, और वो डेट है 22 जनवरी तक। आज से लेके 22 जनवरी 2023। 22 जनवरी के बाद ये डेट इस एग्जाम के लिए एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम ही आपको पता है फेब और मार्च में है। तो ये क्रैश कोर्स की बात कर रहा हूं मैं। क्रैश कोर्स की जो डेट है वो हमने पहले रखी हुई थी 17 जनवरी तक ही, कि आप इस पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट की मैसेजेस आए कि भी एक बार इसकी डेट बढ़ा दीजिए, हम किसी वजह से नहीं ले पाए। तो हमने इसकी डेट को 22 जनवरी कर दिया है, 22 जनवरी 2023। मैं बात कर रहा हूं क्रैश कोर्स की, जिसकी हमारी फीस है 999 रुपए, जिसमें हम एक तरह से पूरा रिविजनरी सेशन ले रहे हैं ऑल 10 की 10 यूनिट्स का, ठीक है ना। और इसमें लाइव सेशन भी रहेंगे। अगर कोई स्टूडेंट लाइव क्लास नहीं देख पाता है तो वो रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। जो हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ नोट्स रहेगा, जो हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में रहेगा, और क्लासेस भी दोनों मीडियम में रहेगी। तो आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल, SWMG के नाम से है। इसको आप इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी और खुद का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये बटन दिखेंगे, और कोर्स पे जाके आप पेपर 1 के लिए और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 का क्रैश कोर्स भी है और डिटेल्ड कोर्स भी चल रहा है। जो 3 मंथ और 6 मंथ के लिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और क्रैश कोर्स जो इस एग्जाम फेब और मार्च 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए क्रैश कोर्स भी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर 2 ईवीएस के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 3 मंथ और 6 मंथ के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें लाइव सेशन भी होते हैं। अगर आप लाइव सेशन नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। और रेज हैंड का भी ऑप्शन है। आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप रेज हैंड करके कॉल पे आके आप सारी बातें कर सकते हैं, ठीक है। और नोट्स भी मिलेंगे पीडीएफ नोट्स में, और लेक्चर रिकॉर्डेड भी रहेंगे। जो आज मान लो लाइव क्लास हुई आपने नहीं देख पाए तो वो रिकॉर्ड रहेगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप विलिंग हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वो आप ज्वाइन कर लें 22 जनवरी से पहले पहले। चलो, अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में। अब तैयार हो जाइए, फर्स्ट यूनिट से लग जाते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक ये नोट जो मैं बताऊंगा आपको, नोट को नोट की तरह संभाल के रख रहा है। ये कह रहा है वर्टिकल डिवीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ लेयर कैन बी डन अकॉर्डिंग इट्स टेम्परेचर प्रोफाइल, इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड इट्स गैसियस कंपोजिशन। एक बेसिक सा क्वेश्चन बन जाए कि जो एटमॉस्फेयर का हमने लेयर बनाई है, जो वर्टिकल डिवीजन किया है, वो किस बेस पे किया है? टेम्परेचर प्रोफाइल के बेस पे, और उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, और गैसियस कंपोजिशन के आधार पे किया है। और ये 5 लेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये 5 लेयर है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखनी है। और इसमें टेम्परेचर का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे होगा, पहले घटेगा, फिर बढ़ेगा,
फिर घटेगा और फिर बढ़ेगा, और ये आता है जहां पे बिल्कुल स्टेबल हो जाता है टेम्परेचर, जो आपको बीच में सीधी लाइन दिख रही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे बात करते हैं। ये कुछ नोट हैं जो आपको याद रखने हैं। टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 160 मीटर ऑफ हाइट। अगर मैं ट्रोपोस्फेयर की बात करूं, अगर क्षोभ मंडल की बात करूं, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है किस रेट से? 1 डिग्री सेल्सियस। किस पे? 165 डिग्री हाइट पे, ट्रोपोस्फेयर में। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि जो ट्रोपोस्फेयर में है वो टेम्परेचर डिक्रीज होने का कैसा रहता है, तो आप कहोगे 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। दूसरा नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एयर अवर इक्वेटर इज मोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूजीसी पूछता है। thermal expansion of air our equator is more than the poles and that makes the atmosphere thicker our equator than over the poles। याद रखना, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि थर्मल एक्सपेंशन है वो इक्वेटर, भूमध्य रेखा पे ज्यादा होता है बजाय पोल की, इसीलिए जो एटमॉस्फेयर है इक्वेटर पे थिक होता है बजाय पोल्स के। ठीक है, ये याद रखना। और किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है? density reduce with the increase in temperature at constant pressure। PV इक्वल टू nRT की बात करते हैं, ठीक है ना। तो चार्ल्स लॉ कहता है कि डेंसिटी रिड्यूस होती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, ये याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। आगे ये बात, नियरली 75% ऑफ टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज कंटेन्ड इन ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, एंड थस डेंसर देन द ओवरलाइंग लेयर्स। लगभग 75% टोटल मास जो एटमॉस्फेयर का मास है वो ट्रोपोस्फेयर में है। और ये लाइन जो सेकंड है, ये आपसे यूजीसी ने एक बार डायरेक्ट भी पूछी है। ये कह रहा है अबाउट 99% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर मास इज कंसंट्रेटेड इन द फर्स्ट 20 माइल्स, यानी कि लगभग 72 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। लगभग 99% टोटल एटमॉस्फेयर मास का 20 माइल्स पे ही, यानी कि 32 किलोमीटर तक ही मिल जाता है। बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक मेन रोल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल एक बहुत ही अहम होता है। ठीक है, चलो बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, और आराम से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनते जाइए सारी यूनिट्स को। अब आता है लैप्स रेट के बारे में। लैप्स रेट क्या कहता है? देखिए क्या होता है लैप्स रेट। The lapse rate is the rate at which an atmospheric variable, normally temperature in Earth's atmosphere, fall with altitude। याद रखना क्या होता है लैप्स रेट। ये कह रहा है द रेट एट विच एन एटमोस्फेरिक वेरिएबल, जैसे टेम्परेचर है वो अर्थ एटमोस्फेयर में फॉल होता है विद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर गिरता है, तो उसको क्या कहते हैं? लैप्स रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैप्स रेट। और ये याद रखना, ये क्या रहा है? द रेट एट विच द air temperature decrease with altitude is called the temperature lapse rate and average value कितनी है इसकी? 65 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। कितना है? 65 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है लैप्स रेट की। ठीक है, ये याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। आगे ये नोट है, ये भी नोट की तरह संभाल के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है टेम्परेचर इन्वर्जन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एयर पॉल्यूशन। टेम्परेचर इन्वर्जन जो होता है वो एयर पॉल्यूशन के अंदर बहुत ही अहम रोल रखता है, क्योंकि वेयर पॉल्यूटेंट रिलीज्ड एट ग्राउंड लेवल गेट कन्फाइंड इन द लोअर लेयर ऑफ एटमोस्फेयर थस अफेक्टिंग द ह्यूमन एंड एनिमल लाइव्स। अगर ये कह रहा है अगर थर्मल इन्वर्जन हो जाता है, यानी कि ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर में क्या संबंध होगा? इन्वर्जन हो गया, उल्टा हो गया, तो उससे क्या होगा? जो पोल्यूटेंट्स होता है वो नीचे रह जाते हैं, और पोल्यूटेंट्स नीचे रहने की वजह से ह्यूमन और एनिमल लाइफ है वो बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट होती है। ठीक है, ये नोट देखना। दिस वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन वेयर अबो लेयर बिकम वार्मर एंड लोअर लेयर बिकम कूलर, ठीक है ना, मेक्स द स्ट्रेटोस्फेरिक डायनेमिकली स्टेबल। और स्ट्रेटोस्फेयर को डायनेमिकली स्टेबल क्यों बनता है, या स्ट्रेटोस्फेयर में स्टेबल क्यों होता है? कारण क्या होता है? जो ये वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन होता है ना, जिसकी अबो लेयर है वो गर्म होती है और नीचे वाली लेयर है वो ठंडी होती है, इसकी वजह से वो स्टेबल होता है। नो कन्वेक्शन एंड एसोसिएटेड टर्बुलेंस इज फाउंड इन दिस लेयर। इसमें कोई भी टर्बुलेंस वगैरह नहीं होता है, बिल्कुल शांत लेयर होती है ये। ठीक है ना, इसका पीछे कारण ये होता है कि यहाँ पे एक तरह से ऊपर वाली लेयर है वो वार्म होती है, नीचे वाली गर्म होती है, ठंडी होती है, तो इसकी वजह से वो स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं। ये नोट फिर नोट की तरह संभाल के रखना। स्ट्रेटोस्फेयर हैज एक्सट्रीमली लो अमाउंट ऑफ वाटर एंड थस वी डोंट सी एनी क्लाउड देयर। स्ट्रेटोस्फेयर में वाटर की बहुत ही लो अमाउंट होती है, तो वहां पे बादल वगैरह नहीं होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। ये भी नोट है
क्या कह रहा है, द टेम्परेचर इन्वर्जन इन द स्ट्रेटोस्फेरिक मेक्स द लेयर वेरी स्टेबल, अभी बात की थी, विच डजंट अलाउ सिग्निफिकेंट वर्टिकल मोशन ऑफ विंड, जिसकी वजह से वर्टिकल मोशन विंड का नहीं होता, इसीलिए एयरक्राफ्ट वगैरह होता है वो इसी लेयर में उड़ता है, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। देखो वर्टिकल विंड्स आर नियरली एब्सेंट इन द सम केसेस में बी अप टू फ्यू सेंटीमीटर पर सेकंड, इसमें वर्टिकल विंड होती है वो बहुत एब्सेंट ही होती है, अगर चलती भी है तो बहुत ही मान लो सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बहुत धीरे धीरे चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। द कूलेस्ट टेम्परेचर इन अर्थ एटमोस्फेयर अबाउट -90 डिग्री सेल्सियस या फिर -130 डिग्री फ़ारेनहाइट आर फाउंड नियर द टॉप ऑफ मेसोस्फेयर लेयर, ये सबसे ठंडी लेयर है, याद रखना। और एक है नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड, क्या होते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, इनको नाइट साइनिंग या लैटिन में इसको रात्रिचर मेघ भी इसको बोलते हैं, इसका लैटिन में मतलब नाइट साइनिंग, रात को चमकने वाले रात्रिचर मेघ होते हैं। ये क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन गैस विद वाटर वेपर प्रेजेंट देयर अंडर वेरी लो टेम्परेचर ऑफ मेसोस्फेयर विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ब्लू व्हाइट आइस क्लाउड properly known as the noctilucent cloud। क्या होता है रात्रिचर मेघ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन गैस होती है वाटर वेपर के साथ, और वो कहाँ लो टेम्परेचर होता है मेसोस्फीयर में, वहां प्रेजेंट होती है, और इसकी वजह से वहां पे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ब्लू व्हाइट आइस क्लाउड बन जाते हैं, और जिनको बोलते हैं नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड या नाइट साइनिंग या रात्रिचर मेघ, इनको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बात करता हूं आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर इज ए रीजन of the atmosphere that ionized by the solar radius and is responsible for, ये आपसे पूछा गया था और ये पूछा भी जा सकता है। और आज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, आयनोस्फेयर, और इसमें जो बोरियलिस होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और ऑस्ट्रेलिस होता है साउदर्न हेमिस्फेयर में, ये आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना प्लीज। ठीक है, अब मैं बात करता हूं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में। वहां पे क्या होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में आप पढ़ते हैं। ओपन सिस्टम वो होता है जिसके अंदर सराउंडिंग के साथ मास का और ठीक है हीट का और सब कुछ का एक्सचेंज होता है, ठीक है, ओपन होता है। क्लोज में क्या होता है, क्लोज में किसका नहीं होता, क्लोज जो होता है उसमें मास का यानी कि मटेरियल का आदान प्रदान नहीं होता, ठीक है, वर्क और हीट रहता है। और आइसोलेटेड में किसी का भी क्या नहीं होता, आदान प्रदान या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, इस बार में ध्यान रखें। ठीक है, और क्या है, यहाँ पे 4 प्रकार के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं। एक होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस जो वो होता है नो हीट ट्रांसफर इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम अकर्स, है ना। एडियाबैटिक उसको बोलते हैं ए प्रोसेस वेयर नो हीट ट्रांसफर इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम अकर्स। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, ए प्रोसेस वेयर नो चेंज इन वॉल्यूम। याद रखना, आइसोकोरिक में क्या होता है, जहां पे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। और आइसोबारिक वो होता है जहां पे कोई चेंज नहीं होता है, प्रेशर में, दाब में कोई चेंज नहीं होता है। और आइसोथर्मल किस में बोलते हैं, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर अकर्स, वो है आइसोथर्मल। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, ये अपन एक एक यूनिट करते हुए सब यूनिट को करेंगे। ये जो मैं 4 शब्द बोलने वाला हूं फ्रेंड्स, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, अगर एनर्जी का ट्रांसफर होता है 2 पॉइंट के बीच, देखो एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए मटेरियल एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, ये कीवर्ड याद रखना। अगर टेम्परेचर का एनर्जी का ट्रांसफर होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए मटेरियल, कोई मटेरियल एट ए डिफरेंट टेम्परेचर, तो उसको कहेंगे कंडक्शन। कन्वेक्शन किसे कहेंगे, अगर एनर्जी ट्रांसफर बाय मोशन ऑफ ए फ्लूइड, अगर फ्लूइड के मोशन से एनर्जी ट्रांसफर होती है तो कन्वेक्शन होगा। और रेडिएशन क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना, वैक्यूम के थ्रू आएगी वो। और इवोपोरेशन में क्या होता है, आपको पता है फेज चेंज होती है। इवोपोरेशन में क्या होता है, वाटर है वो आपको पता है जल वाष्प में बन जाता है, वेपर में बन जाता है, तो वो इवोपोरेशन यानी कि यहाँ पे फेज चेंज होती है। तो इनको मैच करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ध्यान रखें प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये इन्वायरमेंट की एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट और द सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट में कैसा रिलेशन होगा, तो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर एटमॉस्फेयर एब्सोल्यूट स्टेबल कब होगा, किस कंडीशन में, जब ये वाली कंडीशन होगी तब,
ठीक है ना। लैप्स रेट की जब ये कंडीशन होगी तो एटमॉस्फेयर एब्सोल्युटली स्टेबल होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको देख के जाना, यहां से हर बार क्वेश्चन आता है। एब्सोल्यूट स्टेबल इस कंडीशन में होगा और एब्सोल्युटली अनस्टेबल होगा वो इस कंडीशन में होगा, ठीक है। लैप्स रेट की इस कंडीशन में होगा और कंडीशनली अनस्टेबल होगा इस कंडीशन में, ठीक है। और ड्राई न्यूट्रल होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे तब न्यूट्रल होगा। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और सबको मजा आ रहा है क्या, सही से समझ आ रहा है क्या, एक बार बता दीजिए प्लीज, फिर मैं आगे चलता हूं। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, एक बार बता दीजिए प्लीज, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। सब्सक्रिप्शन के बारे में आप SWMG ऐप इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है डियर, SWMG, ठीक है। चलो फटाफट बताइए, सारी चीजें समझ में आ रही है, मैं आगे बढ़ूं। चलो बहुत बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके चलो आगे अब मैं बात करता हूं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट या एकाग्र हो जाइए, ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लेम फोटोमेट्री क्या होता है? वन ऑफ द सिंपलेस्ट एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक यूजफुल फॉर द डिटेक्शन। किसके लिए डिटेक्शन के लिए यूज होती है फ्लेम फोटोमेट्री, पूछ सकते हैं। एल्केलाई एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं कि फ्लेम फोटोमेट्री किसके लिए हो जाती है? एल्केलाई एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है ना, जिसके लिए अंदर रिलेटिवली लो एक्साइटेशन एनर्जी होती है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। इसके लिए फ्लेम फोटोमेट्री का यूज कर सकते हैं। याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। और ये एक नोट याद रखना, द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। जो लाइट इमिटेड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? कंसंट्रेशन और सैंपल के कंसंट्रेशन या सांद्रता के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं फ्रेंड्स ICP के बारे में। ये है इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या एटॉमिक इमिशन और मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ICP बोलते हैं। इन ICP और AES इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन और मास spectrophotometry. In ICP AES the sample element are quickly excited to their higher energetic state upon giving plasma energy. ये भी आप याद रखना। और जब वो हाई से लो एनर्जी पे फिर आता है ना, इमिट करके, तो स्पेसिफिक वेवलेंथ को हम क्या करते हैं? कैप्चर करके उसके एलिमेंट का पता लगाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट इज बेस्ड अपॉन द सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। याद रखना, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि जो सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल, इसमें जो चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनका सेपरेशन किया जाता है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर। एक्सरे, इसमें आपको रेंज पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्सरे रीजन कहां से कहां से होता है? 0.1 से 200 एंगस्ट्रॉम में होता है, याद रखना। और एंगस्ट्रॉम की यूनिट क्या होती है? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक्सरे फ्लोरोसेंस क्या है? ठीक है, एक्सरे फ्लोरोसेंस के बारे में बात करनी है। ये किसके डिटर्मिनेशन के लिए होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ ए मटेरियल सैंपल, ठीक है ना, किसके लिए? कंपोजिशन के लिए। और ये बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज फॉर एनालिसिस ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, सेडिमेंट्स एंड फ्लूइड्स। ये भी याद रखना, ये किसके लिए यूज किया जाता है? किसके एनालिसिस के लिए? रॉक्स के लिए, मिनरल्स के लिए और सेडिमेंट्स के लिए और फ्लूइड्स के लिए। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है मैच करने में, याद रखना। इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन, XRD, ठीक है, XRD में क्या होता है? मेनली यूज्ड फॉर, किस लिए यूज कर जाते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल एंड डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट सेल डायमेंशन। याद रखना, क्रिस्टलाइन मटेरियल को और यूनिट सेल डायमेंशन को जानने के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज किया जाता है। इसमें दो है, एक है सिंगल क्रिस्टल XRD और इसमें क्या होता है? यूनिट सेल डायमेंशन एंड द पोजीशन ऑफ एटम विद इन ए क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल में एटम की पोजीशन क्या है उसको जानने के लिए सिंगल क्रिस्टल XRD का यूज किया जाता है। और एक्सरे पाउडर डिफ्रैक्शन का यूज किया जाता है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को जानने के लिए। ये कीवर्ड्स मैंने लिख दिए हैं प्लीज। और ये क्लास उन्हीं बच्चों के लिए है जिसने इन्वायरमेंट साइंस को अच्छे से पढ़ रखा है, बस उसी का रिवीजन अच्छे से हो सकता है। तो फ्रस्ट्रेट ना होएं प्लीज, ध्यान से समझते रहें चीजों को, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, ठीक है, दिए हुए हैं। देखो आगे बात करता हूं मैं फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट चलते हैं एनएमआर की तरफ। एनएमआर क्या है? एनएमआर का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। और इसमें क्या होता है? द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ ए मटेरियल टू बी एनालाइज्ड, याद रखना, द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ ए मटेरियल टू बी एनालाइज्ड, यानी कि न्यूक्लियर स्पिन व्हेन प्लेस्ड इन ए पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन व्हेन प्लेस्ड इन ए पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना इन बातों को, कीवर्ड्स को, ठीक है। FTIR क्या है? फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? इट आल्सो नोन एज FTIR। और इसमें क्या होता है? यूज टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक, पॉलीमेरिक एंड सम केसेस इनऑर्गेनिक मटेरियल को जानने के लिए किसका यूज किया जाता है? FTIR का यूज किया जाता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। The FTIR analysis method use infrared light to scan test sample and observe chemical properties। ये keywords याद रखना प्लीज, सबकी रिक्वेस्ट है मेरी। और कोई भी स्टूडेंट टेंशन नहीं लेगा, ये टेंशन मिटाने के लिए क्लास ले रहा हूं, टेंशन लेने के लिए नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना फटाफट, इतना आप 1 घंटे 2 घंटे में नहीं कर पाओगे, उतना हम सारा रिवाइज कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सैम की बात करते हैं। सैम क्या है? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। और ये स्कैन ए सैंपल विद एन इलेक्ट्रॉनिक बीम, इलेक्ट्रॉन बीम के साथ ये स्कैन करता है। और ये यूज किस लिए किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज वेरी इफेक्टिवली माइक्रो एनालिसिस ऑफ सॉलिड इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये आपसे पूछा जा सकता है मैच करने में, सॉलिड इनऑर्गेनिक मटेरियल को स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। माइक्रो एनालिसिस किया जाता है, याद रखना इसको, ध्यान सकता प्लीज, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट। आगे है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करता हूं। क्रोमेटोग्राफी क्या कहता है? ए सेपरेशन टेक्निक दैट इज अचीव्ड बाय डिस्पर्टिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सर इनटू 2 फेजेस। आप ये सेपरेशन टेक्निक आपको पता है क्रोमेटोग्राफी, और इसमें 2 फेज होती है, एक स्टेशनरी फेज होती है और एक मोबाइल फेज होती है, और इसी से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। और एक होता है HPLC। HPLC का फुल फॉर्म क्या है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और इसमें क्या है? इसमें अलग क्या है? बस ये ध्यान रखना, इंस्टेड ऑफ सोलवेंट बीइंग अलाउड टू ड्रिप थ्रू ए कॉलम अंडर ग्रेविटी, इट इज फोर्स्ड थ्रू अंडर हाई प्रेशर ऑफ अप टू 400 एटमॉस्फेयर। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड जो क्रोमेटोग्राफी है, इसमें ये नहीं है कि भी ड्रिप पड़ती रही और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही बस नीचे आती रही, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा से क्या दिया जाता है? प्रेशर दिया जाता है, हाई प्रेशर, लगभग 400 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर दिया जाता है, इसलिए इसको क्या है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC। ये ध्यान रखें फ्रेंड्स, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। अब ये है ओट इकोलॉजी, क्या चीज होती है? 10 ये देखो, ये टर्म्स है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ओट इकोलॉजी क्या है? सिन इकोलॉजी क्या है? ओट इकोलॉजी क्या है? रिलेशन ऑफ इट्स इन्वायरमेंट, यानी कि एन इंडिविजुअल स्पेसीज का, कोई भी इंडिविजुअल स्पेसीज है उसका इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है ना। एन इंडिविजुअल स्पीसीज इन रिलेशन टू इस इन्वायरमेंट इज नोन एज इकोलॉजी, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए जैसे हम पर्टिकुलर कोई फिश है, इसके बारे में जाने की ये कहाँ रहती है, क्या खाती है, कितने अंडे देती है, ये सब बात करें तो ये इकोलॉजी। और सिन इकोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर हम किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, जैसे हम एक्वाटिक फ्लोरा एंड फोना को एक पर्टिकुलर रिवर में करें, यानी कि ग्रुप का करें तो क्या होता है? सिन इकोलॉजी। और अकेली इंडिविजुअल का रिलेशन देखें तो होता है ओट इकोलॉजी होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब है एक चीज ये देखें, बैक्टीरियोप्लैंक्टन क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट बोथ प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड प्राइमरी कंज्यूमर एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। क्या है ये? बैक्टीरियोप्लैंक्टन क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है जो दोनों तरह से रिप्रेजेंट करता है, एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर भी और एक प्राइमरी कंज्यूमर के तौर पे भी, ठीक है। बोरियल फॉरेस्ट क्या है? ये प्रोडक्शन मैक्सिमम लीटर मास, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा फॉरेस्ट है वो मैक्सिमम लीटर मास प्रोड्यूस करता है? बोरियल फॉरेस्ट होता है ना। और इसको बोरियस, और इसको ग्रीक गॉड ऑफ नॉर्थ विंड बोला जाता है, ठीक है ना। ग्रीक में गॉड ऑफ नॉर्थ विंड, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बोरियल फॉरेस्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड लैंड बेस्ड बायोम, ये भी याद रखना। जो बोरियल फॉरेस्ट है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लैंड बेस्ड बायोम है, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। ये कुछ जोन है ओशियन के, समुद्र के, ठीक है ना। एक है एपिप्लेजिक जोन, क्या होता है? इस द सरफेस लेयर ऑफ ओशियन इज नोन एज,
जो ओशियन है, जो समुद्र है, उसकी सरफेस लेयर को क्या कहते हैं? एपिप्लेजिक जोन कहते हैं, और इसको सनलाइट जोन भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सन डायरेक्ट आता है, ठीक है। एक होता है मेसोपेल्जिक जोन, और ये कहाँ से होता है? ये 200 मीटर की गहराई तक होता है, ठीक है ना, एक्सटेंडिंग फ्रॉम 200 मीटर टू 1000 मीटर, यानी कि 200 मीटर तक तो वो हो गया एपिपेल्जिक, और 200 मीटर से 1000 मीटर तक की गहराई तक मेसोपेल्जिक जोन होगा। ये किसके जोन की बात कर रहे हैं? ओशियन की बात कर रहे हैं। फिर है बेथिपेल्जिक जोन, क्या है? ये कहां से कहां तक होता है? 1000 मीटर से लेके 4000 मीटर की गहराई तक होता है, और इसको मिडनाइट जोन और डार्क जोन भी बोलते हैं, ये याद रखें। इसको मिडनाइट जोन या फिर डार्क जोन भी बोलते हैं। और आगे मैं बात करूं, एक है एपिपेल्जिक जोन, ये कहां से होता है? ये 4000 मीटर से लेके 6000 मीटर तक की गहराई तक होता है, और इसमें एक चीज याद रखना, द वाटर टेम्परेचर नियर फ्रीजिंग एंड देयर इज नो लाइट एट ऑल। यहाँ पे वाटर टाइम वो जो वाटर है वो लगभग फ्रीजिंग की कंडीशन में होता है और बिल्कुल भी सनलाइट नहीं होती। और हेडापेल्जिक जोन होता है, ये 6000 मीटर से आके होता है बॉटम तक, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। ये सबसे डीपेस्ट पार्ट है ओशियन का, ये ध्यान रखें, ये सबसे डीपेस्ट पार्ट है, ठीक है ना। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत सभी को। सबको समझ में आ रहा है क्या? एक बार बता दीजिए प्लीज, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं। सबको समझ आ रहा है? बता दीजिए प्लीज, सबको समझ आ रहा है क्या? एक बार बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट। चलो बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड। रिवीजन हो रहा है अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया। बस आप भी पानी बीच में पीता रही हो। बीच बीच में पानी पीते रहना आप लोग भी, ठीक है। 10 यूनिट करनी है अपने को। चलो अब बात करते हैं फ्रेश वाटर जोन के बारे में। फ्रेश वाटर जोन के बारे में बात करते हैं। फ्रेश वाटर जोन है लिटोरल जोन से, ठीक है, द टॉप मोस्ट जोन नियर द शोर ऑफ लेक और पॉन्ड, इसको बोलते हैं लिटोरल जोन। ये फ्रेश वाटर का है, वो किसका था? ओशियन का था, ध्यान रखना, है ना। लिम्नेटिक जोन के बारे में याद रखना ये वाली बात, दिस जोन इज ऑक्युपाइड बाय फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, हायर एनिमल एंड प्रोड्यूस फूड एंड ऑक्सीजन दैट सपोर्ट मोस्ट ऑफ द लेक कंज्यूमर। लिम्नेटिक जोन में ये सबसे ज्यादा होता है। एक है प्रोफंडल जोन, है डीपेस्ट जोन ऑफ द लेक, प्रोफंडल जोन, और दिस जोन है वो मच कोल्डर होता है और डेंसर होता है ऊपर दोनों के बजाय। और बेंथिक जोन होता है वो एक्चुअली में बॉटम ऑफ द लेक होता है, लेक का जो तल है वो होता है बेंथिक जोन। ये याद रखना फ्रेश वाटर के जोन के बारे में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। एक होता है होमियोस्टेसिस, है ना। होमियोस्टेसिस क्या होता है? जब आपको पता ही है एक जो इकोसिस्टम चलता है वो उसको जब डिस्टर्ब करते हैं तो वो सेल्फ रेगुलेट होता है। तो जो सेल्फ रेगुलेट होने का मैकेनिज्म है, यानी कि वो डिस्टर्ब होता है या स्ट्रेस होता है तो उसको नॉर्मल तरह काम करना है या उसको रोकने की कोशिश करता है कि ऐसा चेंज ना हो। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है चेंज के लिए और अपने आप के इक्विलिब्रियम को बनाने की कोशिश की जाती है इन्वायरमेंट के साथ, तो वो होता है होमियोस्टेसिस, यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज नोन एज होमियोस्टेसिस, ध्यान रखना। और साइबरनेटिक सिस्टम क्या होता है? आपने शब्द सुना होगा साइबरनेटिक, जब जो फीडबैक होता है वो एज ए इनपुट आ जाए, यानी कि व्हेन सम पोर्शन ऑफ द आउटपुट may be feedback as a input to control the functioning, that is called cybernetic system। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू अंजुरी जी। आगे चलते हैं। कीस्टोन स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज क्या है? कीस्टोन स्पीसीज क्या है? कीस्टोन स्पीसीज आर दोज दैट हैव एक्सट्रीमली हाई इंपैक्ट ऑन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम, ठीक है ना। कीस्टोन किसको कहेंगे? स्पीसीज आर दोज दैट हैव एन एक्सट्रीमली हाई इंपैक्ट ऑन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम, दैट इज कीस्टोन स्पीसीज। और इकोटोन क्या होता है? एन इकोटोन इज एन एरिया दैट एक्ट एज ए बाउंड्री और ए ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम। याद रखना, ये आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है ना। और ये नोट भी नोट की तरह संभाल के रखना। इन कंपैरिजन टू इट्स एडजॉइनिंग इकोसिस्टम द बायोडाइवर्सिटी इन
टोन इज हायर। जो इकोटोन है उसमें बायोडाइवर्सिटी होती है वो बहुत ही उच्च होती है, बहुत ही हायर होती है, ये बात का भी ध्यान रखें, ठीक है। और ये कुछ एग्जाम्पल है इकोटोन के, आप ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है और पूछा जा सकता है। मार्शलैंड किसको कहते हैं? जो ड्राई और वेट इकोसिस्टम के बीच होता है उसको मार्शलैंड कहते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट किसके कहते हैं? जहाँ टेरेस्ट्रियल और मेराइन इकोसिस्टम के बीच होता है उसको बोलते हैं। ग्रासलैंड किसको बोलते हैं? जहाँ डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच होगा वो बोलते हैं एस्चुरीज। ये पूछा गया है, एस्चुरीज के बारे में ध्यान रखना, जहाँ सोल्ट वाटर और फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। और माउंटेन रेंजेस can be also create ecotone due to the change on the climate condition on the slope। माउंटेन रेंज है वो भी एक इकोटोन बना सकती है अगर स्लोप में क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन होता है, तो ये बात भी आप ध्यान रखें, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखें चीजों का। आगे बात करते हैं एज इफेक्ट के बारे में। एज इफेक्ट आपको पता है क्या होता है? एज इफेक्ट रेफर टू चेंज इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट अकर एट द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटेट्स। मान लो ये दो हैबिटेट्स की बाउंड्री है, तो यहाँ पे जहां पे ये चेंज होता है, ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। और निके क्या है? निके रेफर टू द यूनिक फंक्शनल रोल एंड पोजीशन ऑफ ए स्पीसीज इन इट्स हैबिटेट और इकोसिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। किसी भी स्पीसीज का अगर यूनिक फंक्शनल रोल है और पोजीशन है अपने हैबिटेट और इकोसिस्टम में, तो उसको बोलते हैं निके। क्या बोलते हैं? निके। कुछ नीचे भी बोलते हैं, जो आप बोलो NICHE है, CHE है, ठीक है। लोटका वोल्टेरा मॉडल, लोटका वोल्टेरा किसके है, किसके लिए है? ये प्रीडेटर और प्रे के लिए है, ठीक है ना। सर्कुलर जो साइकिल है ये भी याद रखना, प्रीडेटर एंड प्रे के लिए एज ए सर्कुलर साइकिल है लोटका वोल्टेरा मॉडल, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये याद रखना, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स। क्या पूछते हैं कि अर्थ एज ए होल की बात करें, पूर्ण अर्थ को ले लें आप तीनों, यानी क्रस्ट, मेंटल, कोर, पूरे अर्थ की बात ले लें तो आयरन सबसे ज्यादा है। ये ग्रेटर देन का ऑप्शन है, साइन है, आयरन सबसे ज्यादा है। 2 नंबर पे ऑक्सीजन, 3 नंबर पे सिलिका। अगर अर्थ एज ए होल की बात करें, अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें, क्रस्ट की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर सिलिका और फिर एल्यूमिनियम। ये याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है, एक बार EVS में पूछा भी गया है, तो प्लीज ध्यान रखें इस सीक्वेंस को, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। क्वार्ट्ज क्या होता है? Si, जो सिलिका के साथ क्या है? O2 है ना। क्वार्ट्ज में क्या है? कंट्रीब्यूट अबाउट 70% ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये पूछ सकते हैं क्वार्ट्ज में 70% क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और इसके मोस्ट कॉमन मिनरल्स हैं। और मिनरल विच कंटेन बोथ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, जिसके अंदर सिलिकॉन और ऑक्सीजन होंगे उन मिनरल को क्या बोलते हैं? सिलिकेट्स बोलते हैं। और एक चीज और याद रखना, लगभग 99% अर्थ का जो कंपोस्ट है, जो कंपोजिशन है, 99% अर्थ क्रस्ट इज कंपोज बाय जस्ट 8 एलिमेंट्स। वो 8 एलिमेंट कौन कौन से हैं? और ये पूछा गया है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। ये याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखना है। ये 8 एलिमेंट है जो लगभग 99% अर्थ का क्रस्ट बना देते हैं। ये ध्यान रखें प्लीज, ठीक है ना। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अगर बात करते हैं आगे, कुछ और की बात करते हैं, जैसे ये पूछ लेते हैं मरकरी का और क्या है, तो सिनाबार है HGS, ठीक है, याद रखना। और जिंक के लिए है ये है सेलेराइट है, ZnS है। और टिन के लिए है SnO2 यानी कि कैजिट्राइट, ये याद रखना। और इसकी आप पिक्चर ले लो सभी लोग, मैं इधर हो जाता हूं, ये पिक्चर पढ़ के जाना। इधर में लिखा हुआ है मिनरल ग्रुप, एनायन और अनायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की है, और ये कौन कौन से मिनरल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्लीज देख के जाना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, अगर आपकी इच्छा है तो इसको देख के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज देख लेना, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बात करता हूं मैं। आगे मोहोज हार्डनेस स्केल के बारे में क्वेश्चन आता है, तो सबसे सॉफ्ट क्या है? टाल्क है, ठीक है ना। और उसके बाद ये सीक्वेंस ऐसे चलता जाता है। जिप्सम, और इनके फॉर्मूले भी देख लेना, फॉर्मूले भी पूछ लेते हैं। टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, ठीक है ना, फ्लोराइट और एपेटाइट, ये फॉर्मूला। फेल्डस्पार क्वार्ट्ज, टोपाज, ठीक है, और उसके बाद डायमंड सबसे हार्ड है। ये मोहोज हार्डनेस स्केल है, ये यूं हार्डनेस की तरफ चल रहा है, ठीक है। और इधर मिनरल कंपोजिशन और स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक टेबल दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हूं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो भी। इसमें मिनरल है, जैसे ग्रेफाइट है, उसका कंपोजिशन में क्या है? मेनली कार्बन है। इसी तरह क्वार्ट्ज है, उसका कंपोजिशन SiO2 है। तो इसी तरह ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आगे बात करते हैं।
ये क्वेश्चन देखो भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल, इन 2-3-4 टेबल्स का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे कुछ किसके नाम है, सॉइल का सेपरेशन है। देखो सैंड, सिल्ट और क्ले, तो यहाँ पे डायमीटर रेंज दी हुई है। सैंड किसका है, 2 से 0.05 सैंड है। सिल्ट किस में है, 0.05 से 0.002। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्लीज ध्यान रखना। और क्ले क्या है, लेस देन 0.002। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आगे सब डिवीजन भी किया गया है। जैसे वेरी कोर्स सैंड किसको कहेंगे, जहां पे 2 से 1 मिलीमीटर का होगा। कोर्स सैंड किससे कहेंगे, किसे कहेंगे जैसे 1 से 0.5 मिलीमीटर होगा। मीडियम सैंड किसको कहेंगे, 0.5 से 0.25। फाइन सैंड किसको कहेंगे, 0.25 से 0.10। और वेरी फाइन सैंड किसको कहेंगे, 0.10 से 0.05। ये वेरी फाइन सैंड होगा, ये आप ध्यान रखें। यहाँ ये सैंड, सिल्ट और क्ले के बारे में आपसे डायमीटर रेंज पूछी जाती है फ्रेंड्स, पिछली बार भी पूछा गया था, तो ध्यान रखें, रिक्वेस्ट आप लोगों से। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं मैं, ठीक है ना। जैसे अलग अलग सैंड की, सॉइल, सिल्ट और क्ले के बारे में मैं बात करूं, यानी कि सैंड, सिल्ट और क्ले के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, तो स्पेसिफिक जो सरफेस होती है वो सैंड में कम होती है, और सिल्ट में थोड़ा इंटरमीडिएट होती है, और क्ले में सबसे ज्यादा होती है स्पेसिफिक जो सरफेस होती है वो। और प्लास्टिसिटी की बात करूं तो ये जो सैंड होती है वो नॉन प्लास्टिक होती है, और इंटरमीडिएट ये जो सिल्ट होती है ये नॉन प्लास्टिक टू स्लाइटली प्लास्टिक होती है। और लार्ज में जो या क्ले की बात करूं तो ये प्लास्टिक टू वेरी प्लास्टिक होती है, मतलब बहुत चेंजेबल की बात करता है। स्टिकनेस की बात करूं मैं तो सैंड है वो नॉन स्टिकी होता है, और अगर बात करूं सिल्ट की, वो नॉन स्टिकी टू स्लाइटली स्टिकी होता है, और क्ले की बात करूं तो स्टिकी से वेरी स्टिकी होता है। और ये जो सबसे बड़ी बात है, विजिबिलिटी की बात करें तो सैंड को आंखों से देख सकते हैं, और क्ले को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, ठीक है। आगे कुछ बात करूं मैं, वाटर एब्जॉर्ब कैपेसिटी की बात करूं, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड रिटेंशन इन वाटर, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बात करें सैंड की तो लो है, अगर बात करें सिल्ट की तो लो टू मॉडरेट है, और अगर बात करें क्ले की तो क्या है, हाई है, बहुत ज्यादा। और साइज की बात करें, सैंड 2 से 0.05 mm की बात है, और अगर बात करें सिल्ट की 0.5 से 0.002, ये आया था, मैंने बार बार बोल रहा हूं। और अगर मैं बात करूं क्ले की तो लेस देन 0.002 mm की बात होती है। और लोम क्या होता है, लोम मिट्टी क्या होती है, कंटेन 7 to 27% clay, 28 to 50% silt and less than to 52% sand, उसको बोलते हैं लॉम, ठीक है। ये एक कंपोजिशन है, ये भी आप याद रखें फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है। क्या क्लियर नहीं है, स्क्रीन क्लियर है ज्योति जी? आप ना क्वालिटी बढ़ाइए, जो 3 डॉट दिए हुए हैं वहां से क्वालिटी बढ़ा दीजिए प्लीज, क्वालिटी बढ़ा लीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सारों का क्लियर आ रहा है ना, सभी का क्लियर आ रहा है क्या भाई, बताओ एक बार। क्लियरिटी तो ठीक है ना? अगर मेरी तरफ प्रॉब्लम होती तो किसी का भी क्लियर नहीं आना चाहिए था ना। जल्दी बताइए प्लीज, फटाफट रिवीजन करना है, अभी तो बहुत रिवीजन है, 1000 यूनिट करनी है हमें, फटाफट फटाफट। जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं। मोस्ट वेलकम। पहले ये बताओ क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लियर है अभी? थैंक यू एसएफ जी, मोस्ट वेलकम। क्लियर है, देखो सबका क्लियर है। अगर मेरी तरफ प्रॉब्लम होती तो किसी का क्लियर नहीं होना चाहिए था। तो आप अपना जो 3 डॉट दिए हुए हैं वहां जाके क्वालिटी को इंक्रीज करें प्लीज। चलो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब कुछ सॉइल के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीसॉल किसको बोलते हैं? जो ट्रॉपिकल सॉइल होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीसॉल्स। और एरिडोसॉल्स किसको बोलते हैं? एरिडोसॉल्स डेजर्ट सॉइल्स को, जो एरिड क्लाइमेट की होती है।
और मोली सोल्स किसको बोलते हैं, ग्रासलैंड सोइल्स को, और एल्फी सोल्स किसको बोलते हैं, ये नेम लिया गया है एल्यूमिनियम और आयरन कंटेंट से, और ये मॉडरेटली वेदर्ड फॉरेस्ट सोइल होती है, मॉडरेटली वेदर्ड फॉरेस्ट सोइल होती है, उसको बोलते हैं एल्फी सोल्स। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। और अल्टी सोल्स किसको बोलते हैं, हाईली जो वेदर्ड फॉरेस्ट सोइल होती है, और स्पोडोसोल्स क्या होती है, नॉर्दर्न जो कॉनिफर्स फॉरेस्ट सोइल है उसको बोलते हैं, और एंटी सोल्स क्या है, जो रिसेंट सोइल होती है और नॉट क्लाइमेट डिपेंड होती है, उसको बोलते हैं एंटी सोल्स। और आगे मैं बात करूं फ्रेंड्स, गैलिसोल्स किसको बोलते हैं, कोल्ड एंड फ्रोजन सोल्स को बोलते हैं, और एंडी सोल्स किसको बोलते हैं, ये एंडीज के बाद नाम दिया गया, एंडीज पर्वत से, वॉल्केनो पेरेंट मटेरियल होता है इसमें, और वर्टिसोल में एक्सपेंडेबल क्ले सोइल होता है, और हिस्टोसोल्स होती है ऑर्गेनिक सॉइल, और इंसेप्टिसोल्स होता है सॉइल इन अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये होता है इंसेप्टिसोल्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलो बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, जो इग्नियस रॉक होती है आपको पता है पेरेंट ऑफ ऑल रॉक्स होती है, और द प्राइमरी रॉक होती है मोस्ट अबेंडेंट रॉक इन द अर्थ क्रस्ट। आपसे ये भी पूछे कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली रॉक कौन सी है, तो है इग्नियस रॉक है, और ये प्राइमरी रॉक है या पेरेंटल रॉक है, ये ध्यान रखना। और एक क्षेत्र है डोल्ड्रम, जो बहुत ही काम होता है, ठीक है ना, एक्सट्रीमली काम, वेरी एयर मूवमेंट के लिए बहुत ही काम होता है, डोल्ड्रम बोलते हैं उसको। और एक आ गया है कोरोलियस फोर्स के बारे में याद रखना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। जो कोरोलियस इफेक्ट है और कोरोलियस फोर्स है, ये लाइन याद रखना, विंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट डिटेक्ट इन द राइट ऑफ देयर पाथ। आपसे पूछते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो है ना, जैसे अपन नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मुड़ जाती है, और अगर मैं बात करूं साउदर्न हेमिस्फीयर में तो लेफ्ट में हो जाती है। ठीक है ना, किसका लॉ है ये, फेरेल्स लॉ को अकॉर्डिंग है ये। यहां से ये पूछा जा सकता है, उल्टा लिख सकते हैं ये। ठीक है, नॉर्दर्न में कौन सा है, राइट है अपने पाथ का, और साउदर्न में कौन सा है, अपने पाथ का लेफ्ट है, ये याद रखें। ठीक है, और हाँ वेरी गुड, और एक ये भी लिखना, कोरियोलिस इफेक्ट मिनिमम एट इक्वेटर मैक्सिमम एट पोल्स, ये भी बहुत याद रखना। कोरियोलिस इफेक्ट है वो मिनिमम होता है इक्वेटर पे, और मैक्सिमम कहाँ होता है, पोल्स पे होता है, ये भी ध्यान रखें। अब आगे मैं बात करूं इंडियन मॉनसून में, दो चीज, एल नीनो और ला नीनो। एल नीनो का मीन्स है लिटिल बॉय, और क्रिस चाइल्ड की बात होती है। एल नीनो एडवर्सली इंपैक्ट द इंडियन मानसून। जो एल नीनो होता है वो हमारे जो मानसून है, भारतीय मानसून है, उसको विपरीत तरह से यानी कि एडवर्सली इंपैक्ट करता है, और अपनी एग्रीकल्चर को भी एडवर्सली इंपैक्ट करता है। और एल नीनो का मतलब है लिटिल बॉय और क्रिस चाइल्ड, और ला नीनो का मतलब है लिटिल गर्ल इन स्पेनिश। ठीक है, और ये इसको एक विजो या कोल्ड इवेंट भी बोलते हैं, और ला नीनो है वो बेनिफिशियल है इंडियन मानसून के लिए। अरे लाओ 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 लाओ, ये बेनिफिशियल है, ला नीनो बेनिफिशियल है। ठीक है, एल नीनो एडवर्सली इंपैक्ट करता है, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बात करता हूं, एल्बेडो क्या होता है, ये लैटिन वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है व्हाइटनेस, है ना। द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड एंड बैकस्कैटर्ड टू स्पेस इज कॉल्ड एल्बेडो। यानी कि कोई भी फ्रैक्शन होता है सोलर रेडिएशन का जो रिफ्लेक्ट होता है या बैकस्कैटर्ड होता है स्पेस की तरफ, उसको बोलते हैं एल्बेडो। और ये चीज आप नोट की तरह संभाल के रखना, एनी एल्बेडो इन विजिबल लाइट फॉल विद इन रेंज ऑफ अबाउट 0.92 फॉर फ्रेश स्नो, है ना। फ्रेश स्नो के लिए कितना है एल्बेडो, 0.9, और 0.04 है चारकोल के लिए, वन ऑफ द डार्केस्ट सब्सटेंस है ना, आपको पता है चारकोल, इसके लिए 0.04 है एल्बेडो, और जो फ्रेश स्नो है उसके लिए 0.9 है एल्बेडो, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं, ये हीट बजट से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं फ्रेंड्स, हीट बजट से। तो आप याद रखना ये हीट बजट का कैसे कैसे होता है। 51%, 51% तो अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, 51%। 20% होती है स्कैटर्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स, 20% किसके द्वारा स्कैटर्ड और रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्लाउड्स के द्वारा। और 4% हो जाती है रिफ्लेक्ट हो जाती है सरफेस के द्वारा, और 19% एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड्स। ये पूछा गया था कि एटमॉस्फेयर और क्लाउड के द्वारा कितना परसेंट एब्जॉर्ब होती है, 19%, 19%, और 6% स्कैटर्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये पूरा बजट याद रखना, 51% एब्जॉर्ब होती है अर्थ के द्वारा, 20% स्कैटर्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स, और 4% रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस, 19% एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड्स, और 6% स्कैटर्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है फ्रेंड्स,
चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ये कैलोरीफिक वैल्यूज का है फ्रेंड्स, कैलोरीफिक वैल्यूज है। यहां से हर बार क्वेश्चन आ जाता है, क्रूड ऑयल का, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन, हाइड्रोजन, नेचुरल गैस, ये कैलोरीफिक वैल्यू है। ये एक बार आप वैल्यू देख लेना फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसकी वैल्यू देख लेना प्लीज। ये सारी वैल्यूज मैंने लिख दी है, ये 2 मिनट का समय लगेगा, फटाफट देख लेना कि किसकी ज्यादा है किसका कम है, ये जरूर देखना है आपको, ठीक है ना, प्लीज जरूर देखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और ये है, आगे बात है कोल की, बात है कोयला की, बात है कोयला, एंथ्रेसाइट बात करते हैं ना, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट है ना, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे कार्बन के कंटेंट की बात करते हैं, तो ये ग्राफ आप देख सकते हो, एंथ्रेसाइट में 90 से 95% होता है कार्बन, ये लिग्नाइट का ये है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं वाटर कंटेंट, उल्टा हो जाएगा, वाटर कंटेंट एंथ्रेसाइट में सबसे कम होता है ना। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, वाटर, सारा कंटेंट दिया हुआ है फ्रेंड्स। आपको दिख रहा होगा कि इसमें लिग्नाइट, सब बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट के अंदर पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है, कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन किसमें कितना है, सल्फर किसमें कितना है, वाटर कंटेंट किसमें कितना है। और हीटिंग वैल्यू देख लो, इसकी देखो कितनी है हीटिंग वैल्यू, लगभग 15,000 है, इसकी 12 से 15,000 है, इसकी 10,000 है और लिग्नाइट की 7,000 है। तो सबसे ज्यादा एंथ्रेसाइट में ही कार्बन है, सबसे ज्यादा हीटिंग वैल्यू भी इसकी है और सबसे कम पानी है, ये याद रखना, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना। आगे मैं बात करूं ऑक्टेन और सीटेन नंबर के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। ऑक्टेन नंबर है वो मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूल, एक किसी भी फ्यूल की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए क्या चीज होती है, ऑक्टेन नंबर होती है। और सीटेन नंबर मेजर ऑफ द डिले ऑफ द इग्निशन ऑफ ए फ्यूल, यानी कि कितना डिले हुआ है इग्निशन, मतलब जलने में फ्यूल, वो उसके लिए होता है सीटेन। और ये सीटेन के बारे में एक लाइन याद रखना, अगर किसी का हाइयर सीटेन नंबर हाइयर है तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये कहता है शॉर्टर इग्निशन डिले टाइम, यानी कि वो जल्दी से वो इग्निफाइड हो जाएगा क्विकली, बहुत जल्दी से, अगर किसी का सीटेन नंबर ज्यादा है। तो ऑक्टेन नंबर किसके लिए होता है, फ्यूल की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। सीटेन नंबर किसका होता है कि कितना डिले होता है इग्निशन में, अगर किसी का हाइयर सीटेन नंबर है तो सीधी सी बात है वो क्विकली इग्नाइट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, ये सिन गैस के बारे में बात करते हैं। सिन गैस क्या है फ्रेंड्स, सिन गैस किससे बनी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2N2 CO2 एंड सम हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे मेथेन, इथेन, प्रोपेन होते हैं, और बहुत ही कम अमाउंट में H2S और NH3 होती है, ठीक है ना। और ये क्या होती है, इसको बोलते हैं सिन गैस। ये पूछा जा सकता है आपसे और एक बार पूछा भी गया है। और भारत सरकार का 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन का टारगेट है 2022 तक, जिसमें सोलर का है 100 गीगावाट, विंड का है 60 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट का है 5 गीगावाट और बायो एनर्जी का है 10 गीगावाट और 40 गीगावाट है रूफटॉप सोलर बाय 2022। अगर रूफटॉप सोलर का पूछ लिया अलग से तो 40 गीगावाट का है रूफटॉप का, ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, उनको इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के आधार पे क्या किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे माइक्रो को किसका है, अप टू 100 किलोवाट को माइक्रो बोलते हैं, मिनी बोलते हैं 101 से लेके 2 मेगावाट तक को, और स्मॉल बोलते हैं 2 मेगावाट से 25 मेगावाट को। ये पूछा गया था स्मॉल किसको बोलते हैं, याद रखना 2 मेगावाट से 25 मेगावाट को स्मॉल बोलते हैं हाइड्रो। अब इधर कॉन्सेंट्रेट करो, नींद मत लो, उबासी मत लो, ठीक है, फटाफट पेपर है कल। और मेगा किसको बोलते हैं, मेगा बोलते हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 500 या 500 से ज्यादा होती है, 500 मेगावाट से, तो मेगा होता है हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखें, ठीक है, प्लीज ध्यान रखना ये सारी बातें। आगे बात करता हूं फ्रेंड्स, एक होता है नीप टाइड और एक होता है स्प्रिंग टाइड। नीप टाइड क्या होता है, नीप टाइड कब आता है, जब सन एंड मून डिस्पोज एट 90 डिग्री टू द अर्थ, जब सन और मून है वो डिस्पोज होता है किस पे, 90 डिग्री टू द अर्थ होता है, तब ग्रेविटेशनल पुल होता है, जो ग्रेविटेशनल पुल होता है गुरुत्वाकर्षण, वो अर्थ इज वीकेस्ट, सबसे कमजोर होता है, तो उसको होता है नीप साइड। और स्प्रिंग साइड क्या बोलते हैं, जब सन और मून है वो सन एंड मून आर इन लाइन विद द अर्थ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ग्रेटेस्ट होता है और ये बिगर टाइड्स के लिए जिम्मेवार होता है, ठीक है, बड़े बड़े टाइड्स आते हैं, तो ये होता है स्प्रिंग टाइड्स।
तो नीप टाइड क्या होता है, स्प्रिंग टाइड कब क्या होता है, किस पोजीशन पे होता है नीप टाइड, जब 90 डिग्री पे हो, और स्प्रिंग टाइड कब होता है, जब एक लाइन में हो। ये याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बात करता हूँ OTEC के बारे में। OTEC क्या है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन है, और ये किस लिए, यूज द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ सरफेस एंड डीप वाटर टू मेक एनर्जी, यानी कि सरफेस वाटर और डीप वाटर है उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है उससे एनर्जी बनाना, दिस इज OTEC, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। और ये डिफरेंस कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 20 से 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इतना डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन वार्मर स्पेस वाटर सरफेस और जो कोल्डर डीप ओशियन वाटर सरफेस है, यानी कि ऊपर वाली जो गर्म है और नीचे वाली ठंडी है उसके बीच 20 से 21 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कंडीशन है, ये याद रखें। उसके बाद में यहाँ पे CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कुछ पोल्यूटेंट्स के क्या दिए हैं, पैरामीटर दिए हुए हैं, ठीक है, कि एनुअल कितना होना चाहिए और 24 आवर में कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो SO2 है, SO2 कितना होना चाहिए, एनुअली 50 और 24 आवर 80 होना चाहिए, ठीक है। और ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में 20 और 80 होना चाहिए। और ऐसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो 40 और 80 होना चाहिए, और अगर बात करें इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में तो 30 और 80 होना चाहिए। अब इसमें इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में दो ही वैल्यू अलग अलग है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड की एनुअल वाली और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एनुअल वाली, और बाकी सारी की सारी इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और इकोलॉजिकल सेंसिटिव की सेम ही रहेगी। एक अगर मैं PM10 की बात करूं, ये बहुत पूछा जाता है, एनुअल 60 और 24 आवर 100, PM10 कितना होता है 60 और 100, याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर बात करें PM2.5 40 और 60, ये डायरेक्ट आपसे पूछते हैं फ्रेंड्स। और ओजोन की बात करें जिसका जो कैलकुलेशन है वो 8 आवर और 1 आवर में है, वो है 100 और 180, किसका, ओजोन का। लेड कितना है, लेड है 0.5 से 1, 0.5 से 1 है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड है 2 से 4, 2 से 4, ठीक है। ये याद रखना, 8 और 1 आवर की बात है कार्बन मोनोऑक्साइड में, सॉरी, ठीक है, ये याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड का भी। चलो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। आगे कुछ कैटेगरी ऑफ एरिया दिया गया है और नॉइज लेवल दिया गया है। इंडस्ट्रियल की बात करें तो डे में 75 डेसिबल, नाइट में 70 डेसिबल। कमर्शियल की बात करें तो डे में 65, नाइट में 55। रेजिडेंशियल की बात करें तो 55 और 45, और साइलेंस जोन की बात करें तो 50 और 40। और ये आपको पता है साइलेंस जोन हॉस्पिटल का एरिया होता है, ठीक है, स्कूल का एरिया, ये सारा साइलेंस जोन में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, बहुत बहुत नमस्कार। हाँ चलते रहिए। ये आ जाता है फिर लूपिंग वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है लूपिंग, क्या होता है फैनिंग, यहां से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। लूपिंग क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर अनस्टेबल एटमॉस्फेयर, लूपिंग, ठीक है। फैनिंग क्या है, स्टेबल एटमॉस्फेयर, याद रखना। लूपिंग अनस्टेबल एटमॉस्फेयर, फैनिंग स्टेबल एटमॉस्फेयर, कॉनिंग न्यूट्रली स्टेबल एटमॉस्फेयर, ठीक है। और लॉफ्टिंग, लॉफ्टिंग है इन्वर्सन, जो इन्वर्जन हो जाता है लेयर का, दैट इज लॉफ्टिंग। और ट्रैपिंग क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन बोथ अबव एंड बिलो द प्लूम, याद रखना, तब ट्रैप कर लेते हैं वो। और फ्यूमिगेटिंग होता है, स्टैक इज अंडर द एन इन्वर्जन लेयर, स्टैक इज अंडर द इन्वर्जन लेयर, उसको होता है फ्यूमिगेटिंग। ये सारी कंडीशन से क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है ये। लॉपिंग, फैनिंग, कॉनिंग, लॉफ्टिंग, ट्रैपिंग और फ्यूमिगेटिंग, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, गॉसियन प्लूम मॉडल के बारे में बात करते हैं। गॉसियन प्लूम मॉडल के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है, देखो पहली बात याद रखनी है, ग्राउंड लेवल पॉल्यूशन कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोर्स स्ट्रेंथ। पहली बात तो ये याद रखनी है कि जो ग्राउंड लेवल का पॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, सोर्स स्ट्रेंथ की, किसकी, सोर्स की स्ट्रेंथ की, बिल्कुल याद रखना, क्यू के बराबर होता है। दूसरा याद रखना है, ग्राउंड लेवल पॉल्यूशन है वो डिक्रीज होगा व्हेन द टॉलर स्टैक्स आर यूज्ड, ठीक है ना। अगर टॉलर स्टैक यूज की जाएगी तो ग्राउंड लेवल पॉल्यूशन है वो डिक्रीज होगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं है, ठीक है ना, रेखीय रिलेशन नहीं है। तीसरा याद रखना, डाउनविंड कंसंट्रेशन अपीयर टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विंड स्पीड, याद रखना, जो डाउनविंड कंसंट्रेशन अपीयर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है विंड स्पीड के, है ना, विच इज व्हाट माइट टू बी एक्सपेक्टली हो सकता है ये, ठीक है, याद रखना। ये तीन कंडीशन है, ये याद रखना, किसकी है, ये गॉसियन प्लूम मॉडल की है। पहला तो ग्राउंड लेवल पॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ के। दूसरा, अगर स्टैक हाइट या टॉलर स्टैक है तो जो ग्राउंड लेवल पॉल्यूशन है वो डिक्रीज होगा, लेकिन इसका रिलेशनशिप लीनियर या रेखीय नहीं है।
और डाउनविंड कंसंट्रेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विंड स्पीड के, ये भी आप ध्यान रखें। ये गाउसियन फ्लू मॉडल की बातें हैं, ये याद रखना। आगे बात करूं मैं, बायोमेडिकल वेस्ट है, इसके बारे में ईयर भी पूछ लेते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द, ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो हम डिस्पोज करते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, ये करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998, ये याद रखना, ये डायरेक्ट पिछली बार क्वेश्चन पूछा था। और हजार्डियस वेस्ट है जो वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1989, ठीक है ना। और ये टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होता है। तो याद रखना बायोमेडिकल वेस्ट के लिए क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998, और हजार्डियस वेस्ट के लिए हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1989, ये याद रखें। आगे बात करते हैं, ये द मैक्सिमम परमिसिबल स्टैंडर्ड फॉर सस्पेंडेड सॉलिड फॉर लैंड डिस्पोजल कितना है। अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम परमिसिबल कितना है सस्पेंडेड जो सॉलिड है लैंड डिस्पोजल के लिए, वो है 200 मिलीग्राम पर लीटर, याद रखना, ठीक है। और ये सेकंड, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन, जिसको इनिशियल स्टेज ऑफ लैंडफिलिंग कहते हैं, द प्राइमरी बाई प्रोडक्ट इस प्रोसेस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन एक बार यूजीसी ने आपके पेपर 2 में पूछा था कि जो इनिशियल स्टेज ऑफ लैंडफिल होता है तो प्राइमरी बाई प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइमरी बाई प्रोडक्ट के बारे में पूछा था, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कईयों ने मीथेन को कर दिया, ये बाई प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है ना। आगे है द प्रीडोमिनेंट गैस एमिटेड ड्यूरिंग द अर्ली लाइफ और एमएसडब्ल्यू लैंडफिल इज मीथेन। ये यहां आना है कि अगर जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिलिंग होती है उसका सबसे पहले प्रीडोमिनेंट गैस कौन सी है, मीथेन होता है। और लैंडफिल सॉलिड से क्या क्या इमिशन होता है, NH4 का, CO2, CH4, CO, H2, N2, H2S, ये किससे होता है, लैंडफिल सॉलिड वेस्ट से होता है इमिशन, ठीक है। अमोनियम, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर H2S, है ना, ये याद रखना। आगे बात करते हैं, ये देखो ये कुछ डस्टबिन है, डस्टबिन के कलर हैं। येलो डस्टबिन में क्या डालते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी वगैरह डालते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। एनाटॉमिकल वेस्ट कोई भी होता है, ह्यूमन का हो, टिश्यू, कोई ऑर्गन, कोई बॉडी पार्ट हो, कोई फिटस हो, ये किस में डालते हैं, येलो कलर के डस्टबिन में डालते हैं। और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इनसिनरेशन या प्लाज्मा पायरोलिसिस से किया जाता है। इनसिनरेशन और प्लाज्मा पायरोलिसिस, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, इनसिनरेशन और प्लाज्मा पायरोलिसिस में क्या डिफरेंस है। तो याद रखना इनमें दोनों में टेम्परेचर तो बढ़ाया जाता है, लेकिन प्लाज्मा पायरोलिसिस के अंदर क्या है, यहाँ पे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उच्च ताप पे भस्मन या जलाना ही होता है, लेकिन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और कंटेमिनेटेड वेस्ट है जो रिसाइक्लेबल है वो किस में डाला जाएगा, वो रेड में डाला जाएगा। और इसका क्या करेंगे हम, ऑटोक्लेविंग करेंगे। क्या करेंगे, इसका ऑटोक्लेविंग करेंगे, ठीक है, याद रखना, क्योंकि रिसाइक्लेबल है। उसके बाद अगर व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट है, उसके अंदर कोई भी वेस्ट है जो शार्प है, जैसे नीडल है, सिरंज है, ये सब किस में डालेंगे, व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट में डालेंगे। और ब्लू कलर के डस्टबिन में डालेंगे ग्लासवेयर, जो भी कांच के टूट गए हैं ग्लासवेयर वगैरह, ये ब्लू कलर में डालेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये टैगलाइन सब एक एक याद रखें। और अब आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। 21 जो आर्टिकल है, जो हमारा आर्टिकल 21 है, वो क्या कहता है, राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है ना, साथ में इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें सीधा लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। ये आर्टिकल नंबर 21 में एक बार फंडामेंटल राइट में आ गया था क्वेश्चन कि किसके अकॉर्डिंग है, तो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। और एक है आर्टिकल 48A, ठीक है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का 48A आर्टिकल है जो डीपीएसपी में है। ये क्या कहता है, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये भी किस में है, 48A में है, हमारा जो डीपीएसपी है उसमें है, ठीक है, ये याद रखना। और क्या है, एक क्वेश्चन आपसे पिछली बार ये पूछा कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इनेक्टेड। कह रहे कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो एक्ट में आया, तो वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 253। क्योंकि आर्टिकल 253 में क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इंपावर पार्लियामेंट टू मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड ट्रीटीज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड कन्वेंशन। इसके तौर पे कौन से आर्टिकल के हिसाब से बना सकता है, ये आर्टिकल 253 के हिसाब से बना सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जाना था 253, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे बात करूं फ्रेंड्स,
ये आईएसओ के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है, और इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना, बस देख लेना प्लीज। आईएसओ के स्टैंडर्ड है, आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं। आईएसओ 14000 के स्टैंडर्ड है, देखना भी, ये सीरीज है। ये जैसे 14001 है वो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है, 14004 है वो ईएमएस जनरल गाइडलाइन है, 14010 है गाइडलाइन फॉर इन्वायरमेंट ऑडिटिंग है, ये आ जाता है, प्लीज ध्यान रखना। 40011 है गाइडलाइन फॉर ऑडिटिंग ऑन ईएमएस है, और 40012 है ऑडिटिंग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। ये सारी की सारी आपसे डायरेक्ट पूछते हैं, ये भी आप ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, प्लीज ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे बात करते हैं EIA के बारे में। 27 जनवरी 1994 को द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट प्रोलिगेटेड द EIA नोटिफिकेशन, इन्होंने दिया 1994 में, किसके अंडर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। और एक जो न्यू नोटिफिकेशन आया है वो EIA का आया है सितंबर 2006 में। ये ईयर भी याद रखना फ्रेंड्स, प्लीज याद रखना, ये ईयर से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ईयर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, कैटेगरी बना दी है प्रोजेक्ट की कैटेगरी ए और बी, और बी की B1 और B2 बना दी है। तो इनमें क्या है, जो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, वो नेशनल लेवल के होंगे, और इसमें क्या होगा, अप्रेज्ड एट नेशनल लेवल बाय इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी and the expert appraisal committee, and the category B projects are appraised at state level। जो सेंट्रल ए वाले प्रोजेक्ट हैं वो एक तरह से सेंटर के पास है, नेशनल लेवल है, और बी वाले स्टेट के पास है, ठीक है ना। ये क्या कौन कौन है, ये है SEIAA यानी कि स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, और SEAC यानी कि स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, ठीक है ना। तो इसमें आगे एक बात जो और इम्पोर्टेंट है वो ये याद रखना कि कैटेगरी ए जो प्रोजेक्ट है वो रिक्वायर्ड मैंडेटरी इन्वायरमेंट क्लियरेंस, दे डोंट अंडरगो स्क्रीनिंग प्रोसेस। जो कैटेगरी ए वाले हैं उनमें स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, मैंडेटरी एनवायरमेंट क्लियरेंस। जबकि कैटेगरी बी है वो स्क्रीनिंग प्रोसेस के अंदर जाते हैं, और इनको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। कैटेगरी B1 तो होता है जिसमें मैंडेटरी रिक्वायर्ड है EIA, लेकिन कैटेगरी बी प्रोजेक्ट है उसमें डोंट रिक्वायर EIA। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर, या किस तरह की कैटेगरी के प्रोजेक्ट होते हैं वहां पे EIA की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो कौन सा होता है, वो होता है B2 प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये ध्यान रखना। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा फ्रेंड्स बताइए, एक बार थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं, एक बार 1 सेकंड रुक जाता हूं, कैसा समझ में आ रहा है ये बताओ, मजा आ रहा है, बताइए प्लीज, मजा आ रहा है। ये एक क्विक रिवीजन है, कोई बच्चे कह रहे हैं हिंदी में समझा दो, ये समझाने का टाइम नहीं है, ये तो आपने समझ रखा है ना फ्रेंड्स, तो मैं एक रिवीजन दे रहा हूं फटाफट। 10 यूनिट ऐसे थोड़ी 1-1.5 घंटे में हो जाएगी, तो वो तो फिर हम पहले बात करते हैं आराम आराम से हिंदी में अच्छे से, अब नहीं हो सकती फ्रेंड्स, ये तो फटाफट आपकी नजरों से निकाल रहा हूं मैं 10 यूनिट। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। चलो बहुत बढ़िया, ये अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ ऑल यूनिट, चलो बहुत बढ़िया। ऑल द वेरी बेस्ट रचित जी, गुड मॉर्निंग मोहन चंद जी, सबको बहुत बहुत नमस्कार। चलो आगे चलते हैं। चलो वेरी गुड, थैंक यू। अब आगे मैं बात करूं, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है ये एक अम्ब्रेला एक्ट है, इसको सीधा डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं क्योंकि इसके अंडर बहुत सारे आ जाते हैं, तो ये हो जाता है, ठीक है ना। अम्ब्रेला, ये सीधा सीधा भी पूछ लेते हैं कि कौन से एक्ट को अम्ब्रेला भी बोलते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को बोला जाता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। उसके बाद में ये कुछ रूल्स हैं, इसके बारे में ध्यान रखें। एक है हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1989, मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डियस केमिकल रूल 1989, हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रूल 1989, बायोमेडिकल वेस्ट या मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 1998, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग रूल 2000, द बैटरीज रूल 2001। ये सारे याद रखना, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल। यहाँ से ईयर से भी मैच करना, आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी ईयर में कौन सा आया,
तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स में ये रिलेशन याद रखना है कि यहाँ से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, मोड इजकल टू क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इजकल टू क्या है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला याद रखना। और ये आपको सिमेट्रिक के आधार पे नेगेटिवली कौन सा होता है स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड कौन सा होता है, सिमेट्रिक कौन सा होता है। सिमेट्रिक तो वो होगा जिसमें मोड, मीन और मीडियन तीनों के तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो तो सिमेट्री होगा। मोड इजकल टू मीन इजकल टू मीडियन, तो वो सिमेट्रिक होगा। पॉजिटिवली स्क्यूड कौन सा होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड जिसमें मीन ज्यादा होगा मीडियन से और मोड सबसे कम होगा, तो वो है पॉजिटिवली स्क्यूड। ये पॉजिटिवली स्क्यूड है जो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, देखो ठीक है ना। इसके अंदर देखो मीन का वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है, उसके बाद किसका वैल्यू है, मीडियन का वैल्यू, और सबसे कम किसका है, मोड का वैल्यू है। और नेगेटिवली स्क्यूड में जस्ट उल्टा हो जाएगा, नेगेटिवली स्क्यूड में किसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, मोड का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, मोड का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, बीच में मीडियन है और सबसे कम हो जाएगा मीन। अब आप देखना इन दोनों में बीच में ना मीडियन है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ तो दोनों में मीडियन ही है बीच में, बस पोजीशन चेंज हो रही है मीन और मोड की। पॉजिटिवली में मीन सबसे ज्यादा हो जाएगा और नेगेटिवली में मोड सबसे ज्यादा हो जाएगा, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, है ना, ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। चलो आगे आइए, आगे कोरिलेशन की बात करते हैं। कोरिलेशन किस लिए यूज होता है, कोरिलेशन यूज टू रिड्यूस द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ आवर प्रिडिक्शन। किस लिए यूज होता है कोरिलेशन, रिड्यूस द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ आवर प्रिडिक्शन। हमारी प्रिडिक्शन की जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, उसको कम करने के लिए कोरिलेशन का यूज होता है। और इसकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना, इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन, स्केल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये चॉइस ऑफ ओरिजिन, स्केल और यूनिट ऑफ मेजरमेंट से इंडिपेंडेंट होता है। और इसका जो आर है वो किसके बीच में होता है, -1 से +1 के बीच होता है, ये भी याद रखना। इट इज रिलेटिवली मेजर ऑफ चेंज, और पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है, ये आप ध्यान रखें। ये कोरिलेशन के बारे में प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, याद रखना प्लीज, ठीक है। उसके बाद में बात करूं रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या है, मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप। रिग्रेशन क्या है, मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ द डाटा। ये डेफिनेशन याद रखना, ये एवरेज रिलेशनशिप है, रिग्रेशन है। जैसे एग्जांपल के लिए सेल और एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं तो रिग्रेशन में आएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करता हूं मैं। आगे पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के बारे में बात करते हैं। पैरामीट्रिक के अंदर अजम्पशन होता है, इसमें अजम्पशन नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी कैसे मेजर करते हैं, पैरामीट्रिक में मीन से करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक में मीडियन से करते हैं। कोरिलेशन कौन सा होता है, पियर्सन, और इसमें स्पीयरमैन होता है। और पैरामीट्रिक जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पैरामीट्रिक में नॉर्मल होता है और इसमें आर्बिट्री होता है। नॉन पैरामीट्रिक में पॉपुलेशन नॉलेज है, उसमें पैरामीट्रिक में रिक्वायर्ड होता है और नॉन पैरामीट्रिक में डजंट रिक्वायर्ड। और एग्जाम्पल है जड टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा और एफ टेस्ट, किसमें, पैरामीट्रिक के। और नॉन पैरामीट्रिक के है जो ये सारा जो यू टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट वगैरह पढ़ते हैं, है ना, वॉलिस वगैरह पढ़ते हैं, ये सारा का सारा नॉन पैरामीट्रिक में आता है। ध्यान रखना, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, थको मत, थको मत, आराम से 2 बार देखना इसको एग्जाम से पहले, सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है, बहुत काम आएगा। 1 वे और 2 वे एनोवा क्या है, देखते हैं। 1 वे हैज 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 1 वे एनोवा क्या रखते हैं, 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। 2 वे में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, या मोर देन 2 भी हो सकता है। और ये काई स्क्वायर के बारे में याद रखना, काई स्क्वायर टेस्ट इज टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट। सीधा पूछ लेते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट किस लिए किया जाता है, गुडनेस ऑफ फिट, है ना। और एस टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है ना, ये भी याद रखना, एज ए टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना, काई स्क्वायर की बात है। और ये गुडनेस ऑफ इट के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं ये बारे में, यूवीसी के बारे में, यूवीए के बारे में, यूवीबी के बारे में। ये कह रहे हैं ओजोन स्क्रीन ऑल द मोस्ट एनर्जेटिक यूवीसी, जो अल्ट्रावायलेट सी होती है, लगभग उस सारे के सारे को ओजोन है वो स्क्रीन आउट कर देती है। एंड मोस्ट ऑफ द यूवीबी रेडिएशन, ओजोन ओनली स्क्रीन अबाउट हाफ ऑफ द यूवीए रेडिएशन। लेकिन जो यूवीए रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन है, उसको आधी को ही लगभग वो स्क्रीन आउट कर पाता है। ये कह रहा है एक्सेसिव यूवीबी एंड यूवीए रेडिएशन कैन कॉज सनबर्न, कैन लीड टू स्किन कैंसर एंड आई डैमेज, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये CFC आर एबल टू पेनिट्रेट टू द स्ट्रेटोस्फेयर। क्यों पेनिट्रेट कर सकता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि CFC है वो हाईली अनरिएक्टिव होता है, याद रखना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो हाईली अनरिएक्टिव होता है, इसलिए वो पेनिट्रेट कर जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। और ये बात भी बहुत अच्छे से याद रखना, CFC 11 है
with an ozone depleting potential of 1 is use the base figure for measuring ozone depleting potential। अगर हमें ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल जानना है CFC का, CFC 12 का और सब का, तो इसके बेस कौन सा लेते हैं? CFC 11 लेते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है और ये फॉर्मूला है CFC 12 का फॉर्मूला, ठीक है, CFC 113 का फॉर्मूला, CFC 114 का फॉर्मूला और CFC 115 का फॉर्मूला। और यहाँ से आपको मैं बता दूं कि फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, प्लीज देख लो इन फॉर्मूले को एक बार, फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आते हैं। CFC 12, CFC 113, CFC 114, CFC 115 याद रखना फ्रेंड्स, प्लीज याद रखना, ठीक है ना। हाँ चलो आगे चलते हैं, NAPCC के बारे में बात करते हैं। ये क्या है NAPCC? इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ? 2008 में, सॉरी 2008 में लॉन्च हुआ और इसमें 8 है NAPCC। क्या क्या है ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ये NAPCC में है या नहीं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से अलग है कि ये 8 है, आई तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल याद आ गए हो, ये अलग है, ये अपने नेशनल के है और मिलेनियम और सस्टेनेबल पूरे वर्ल्ड के हैं। ये नेशनल के कौन कौन से हैं? नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर इनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये 8 के 8 मिशन हैं। कौन से? NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में क्या है? आपको पता है ट्री को बचाने के लिए है ये चिपको मूवमेंट भी और आपिको मूवमेंट भी। ये 1983 की बात है आपिको मूवमेंट, और उत्तराखंड में जो चिपको मूवमेंट हुआ, ठीक है, ये 1973 की बात है, जो बहुगुणा जी थे, ठीक है ना, और उन्होंने एक चिपको स्लोगन दिया था, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। ये एक स्लोगन दिया था, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, ठीक है, चिपको मूवमेंट में, ठीक है। और एक है प्रोजेक्ट टाइगर एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। तो प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन 1973। कब लॉन्च हुआ? 1973 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो आपको मैं बता दूं वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ये लॉन्च हुआ 1992 में, फरवरी 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट फरवरी 1992 में लॉन्च हुआ। ये ईयर आपसे पूछा जा सकती है। ये लास्ट यूनिट की बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स, जो सिंपल बातें हैं। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन की बात करें, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे सेलिब्रेट किया जाता है 17 जून को। और क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ? 1975 में हुआ, डिफरेंट स्टेट में। और ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट क्या है फ्रेंड्स? ग्रीन बिल्डिंग क्या है? ऑप्टिमाइज, ये मतलब सब ग्रीन है एक तरह से, ये कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेगा, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल अपना ही वाटर और नेचुरल रिसोर्स पे ज़्यादा मतलब वो रहेगा, वाटर वगैरह कंजर्वेशन ज़्यादा करेगा और अपनी साइट पे ही वो रिन्यूएबल रिसोर्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करेगा। ग्रीन का कंसेप्ट है, ठीक है ना, और अपना फूड वगैरह अपनी साइट पे ही ग्रो करेगा। तो ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट है, मतलब अच्छा कंसेप्ट है ये मानो, ठीक है। तो अच्छी, और एक है गृह रेटिंग है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन रेटिंग के लिए होता है फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ठीक है। और गृह ये नेशनल रेटिंग सिस्टम है फॉर ग्रीन बिल्डिंग के लिए। तो गृह रेटिंग किसके लिए है? नेशनल रेटिंग है ग्रीन बिल्डिंग के लिए। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपको, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। और चार्नोबिल डिजास्टर कब हुआ? 26 अप्रैल 1986 को, 1986 को हुआ, और ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट था, चार्नोबिल डिजास्टर था, ठीक है। और फुकुशिमा जो न्यूक्लियर डिजास्टर था ये भी, और ये कब हुआ? 2011 में हुआ, जापान में। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये वो सारी की सारी बातें फ्रेंड्स जो हमने 10 यूनिटों को की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। मैंने मेरा पूरा कोशिश की है, पूरा प्रयास किया है फ्रेंड्स कि आपको हर एक यूनिट तक, हर एक टॉपिक तक लेके जाऊं, जिसका आपका माइंड में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए और आपका हर चीज़ क्लियर हो जाए। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए बोले हैं कि ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर लें। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसा मैं इसके बारे में थोड़ा बाद में एक वीडियो बना दूंगा, आज कोशिश करूंगा। अभी थोड़ा सा प्लीज टाइम दे दीजिए, है ना। चलो
आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो टेंशन मत लेना, 100% नंबर नहीं लेके आने फ्रेंड्स, अपने को 100% नहीं लेके आने हैं। कुछ क्वेश्चन छूटेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपने कभी नहीं देखे हैं, तो ऐसा ऐसा होगा। तो इसके लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप परेशान मत होए, है ना। अपना चित्त, अपना मन हमेशा शांत रखें, सब बहुत बढ़िया हुआ। देखो सीधी सी बात है, अगर आपने हार्डवर्क किया है, आपने ईमानदारी से तैयारी की है, तो कोई भी आपका कर्ज ऋण नहीं रखेगा, वो आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। लेकिन आपने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया है और फिर एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लोगे तो फ्रस्ट्रेशन आना तो जायज़ ही है। तो आपने किया है तो शांति से उसको परफॉर्म करें फ्रेंड्स। ये वो टाइम है जब आप बाद में आके कुछ भी बोलोगे ना कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा ये हो गया, तो उससे परेशानी से अच्छा है कि वहाँ हैंडल करो उसको पहले। ये एक्सक्यूजेज हमें नहीं देने हैं, पहले से हमें संभल के जाना है। या फिर कई बार क्या होता है, कहीं टेक्निकल इशू आ गया, 5 मिनट मान लो कोई टेक्निकल इशू आ गया कंप्यूटर वगैरह में, आप परेशान हो जाओगे, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ ये वो करके आधा घंटा खराब कर दोगे। अरे कोई बात नहीं, चीज़ों को मैनेज करना भी हमें आना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा थोड़ी एक पेपर क्लियर कर लिया सब कुछ हो गया। हमारा चित्त शांति हर जगह देखी जाती है, मन शांत कितना है ये हर जगह नोट किया जाता है। और हर जगह तो छोड़ो, आप भी तभी सक्सेस या सफल होगे जब ये मन और चित्त आपका बिल्कुल शांत होगा। नहीं तो भड़क रहेगी दिमाग में और भड़क से कुछ नहीं मिलता, ठीक है। शांति से सब कुछ मिल सकता है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? ओके गौरव जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट। तो सबको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। और सब मेरे को ऐसे मत कहना कि मेरा ये गलती होगी ये गलती होगी, आके ये कहना बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है, हमने बहुत मेहनत की और हमने सही से अटेम्प्ट किया। अब मेहनत बहुत कर ली, अटेम्प्ट की बारी है, अब प्यार से ईमानदारी से अटेम्प्ट कर दीजिए। आपको सबको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आप खुश रहिए, आराम से पेपर दे के आना, ठीक है ना।